बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ओहम्स लॉ। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें चार्ज जो है वो मूवमेंट में है। ये हमने डिस्कस किया। जो 12th चैप्टर हमने डिस्कस किया था वो चार्ज एट रेस्ट था। अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो चार्ज जो है वो मूवमेंट में है, जो कि करंट की फॉर्म में है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने देखा कि सबसे पहले करंट की डेफिनेशन देखी, कन्वेंशनल करंट और कैसे करंट की जो हैं अफेक्ट क्या होते हैं करंट के, ठीक है। और करंट की वजह से हीटिंग अफेक्ट होता है और मैग्नेटिक अफेक्ट होता है, केमिकल अफेक्ट होता है, ये सारा हमने डिस्कस करा। अब हम देखते हैं कि करंट जितनी प्रोड्यूस्ड हो रही है एक कंडक्टर के अंदर, जहाँ पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, उस कंडक्टर के अंदर करंट कितनी जो है वो प्रोड्यूस्ड होती है जब हम उसको दो पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल के साथ लगाते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। तो ओहम जो था वो एक जर्मन साइंटिस्ट था, फिजिस्ट था, और उसने एक लॉ डिड्यूस किया कि कितनी अमाउंट ऑफ करंट जो है, हाउ मच अमाउंट ऑफ करंट जो है वो फ़्लो करती है जब हम उसे कनेक्ट करते हैं किसी डिवाइस के साथ, किसी टर्मिनल बैटरी के साथ या पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। अगर हम अप्लाई करें उसके दो टर्मिनल के दरमियान में, तो कितनी करंट प्रोड्यूस्ड होती है। ये ओहम जो जर्मन फिजिस्ट था उसने हमें ये बताया, ठीक है। उसने एक लॉ डिड्यूस किया और वो ओहम्स लॉ कहलाता है। अब इसको हम देखें, स्टडी कर लेते हैं, इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं ओहम्स लॉ की। देखें, व्हेन we have seen that when a battery is connected across the conductor, an electric current begins to flow through it. How much current flows through the conductor when a certain potential difference is set up across its ends? ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी है कि जब हम दो टर्मिनल के दरमियान में बैटरी के कनेक्ट करेंगे, उसको पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, बैटरी के को लगाएंगे तो कंडक्टर के दो टर्मिनल के दरमियान में, तो क्या होगा, उसमें करंट फ़्लो होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और ये भी हमने देखा कि स्टेडी करंट फ़्लो होती है जब तक कि वो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहता है, तो स्टेडी करंट फ़्लो होती रहती है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि कितनी करंट जो है वो पास हो रही है कंडक्टर में से जब हम उससे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं। तो इसका आंसर किसने दिया? द आंसर टू दिस क्वेश्चन वाज गिवन बाय अ जर्मन फिजिस्ट जॉर्ज साइमन ओहम। स्टूडेंट, ये नाम आप अच्छी तरह से इसको अंडरलाइन करें कि ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो he showed by elaborate experiment that the current through the metallic conductor is directly proportional to the potential difference across its end. This fact is known as Ohm's law, ठीक है। अब कितनी करंट प्रोड्यूस्ड होती है, उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और साइंटिस्ट ने, ओहम्स ने, और उससे उसने डिड्यूस किया उन एक्सपेरिमेंट से कि करंट जो मेटालिक कंडक्टर में प्रोड्यूस्ड होती है वो उस जितनी पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई करेंगे उतनी ही करंट प्रोड्यूस्ड होगी, ठीक है, उतनी ही करंट फ़्लो होगी, और ये ओहम्स लॉ कहलाता है, ठीक है। और ओहम्स लॉ की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये आप इसको लर्न करेंगे अच्छी तरह से, इसको देखें। द करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स प्रोवाइडेड द फिजिकल स्टेट सच एज टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। करंट जो कंडक्टर में फ़्लो हो रही है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? जितनी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई की जाए अक्रॉस इट्स एंड, ठीक है, उसके वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रोवाइडेड द फिज़िकल स्टेट बड़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, लाइक टेम्परेचर
जो है इसका कंडक्टर का कांस्टेंट रहे तब जो है वो करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के। अगर टेम्परेचर जो है वो मेंटेन नहीं है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो तब ये कंडीशन जो है वो डेविएट कर जाएगी, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये ओहम्स लॉ है कि कितनी करंट प्रोड्यूस्ड हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के। ठीक है, प्रोवाइडेड द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। अच्छा, अब सिंबल देखें ओहम्स लॉ का, उसका सिंबॉलिकली जो है वो रिटर्न कैसे है, आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। करंट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आपको पता है प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में चेंज करने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, तो आर इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, और ये इक्वालिटी में चेंज हो जाएगी इक्वेशन v इज इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ओहम्स लॉ की इक्वेशन है। ठीक है, और r क्या चीज़ है, r जो है वो रेजिस्टेंस है। दैट कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, r इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, और ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही है रेजिस्टेंस स्टूडेंट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये देखें, इसको अंडरलाइन कर लें आप कि वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द नेचर डायमेंशन एंड द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, नेचर के ऊपर डिपेंड कर रही है, उसकी डायमेंशन क्या है और उसकी फ़िज़िकल स्टेट यानी कि टेम्परेचर उसका कितना है, ये उसके ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आपके एमसीक्यूज़ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेजिस्टेंस किस किस वैल्यू पे डिपेंड करती है। आप इसको नोट्स की फॉर्म खुद से भी दे सकते हैं, जैसे आपने ओहम्स लॉ की स्टेटमेंट दी, ठीक है, उसकी डेफिनेशन दी, उसका फार्मूला दिया, ठीक है, और आपने उसकी एक्सप्लेनेशन दे दी। ठीक, ये आप इसको इस तरह से नोट्स की फॉर्म दे सकते हैं। फिर रेजिस्टेंस की डेफिनेशन दे दी और रेजिस्टेंस जो जिन जिन चीज़ों पे डिपेंड कर रही है आप वो लिख सकते हैं कि किन फैक्टर्स के ऊपर जो है वो वैल्यू उसकी डिपेंड कर रही है। ठीक है, ये 3 फैक्टर जो बताए गए हैं ये आप दे सकते हैं। ठीक है, नोट्स की फॉर्म आप इसको खुद से भी बना सकते हैं। तो रेजिस्टेंस जो है इसकी डेफिनेशन भी आप दे सकते हैं नेक्स्ट कि रेजिस्टेंस क्या है, इट इज़ अ मेजर ऑफ ऑपोजिशन। ठीक है, मेजर ऑफ ऑपोजिशन टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू देयर कॉन्टीन्यूअस बम्पिंग विद द एटम ऑफ द लैटिस। यानी जितने एटम्स इलेक्ट्रॉन्स जितने मौजूद हैं वो आपस में देखें कोलाइड करते रहते हैं, लैटिस के साथ भी कोलाइड करते हैं और आपस में भी कोलाइड करते रहते हैं। तो आपस में कोलिजन से वो क्या करेंगे, अपोज करेंगे ना, रेजिस्ट करेंगे एक दूसरे की मोशन को, रेजिस्टेंस पैदा होगी। तो ये क्या कहलाती है कि कितनी उसकी मेजर ऑफ अपोजिशन है, कितनी ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन जो रेजिस्ट कर रहे हैं वो आपस में, जब वो आपस में कोलाइड करते हैं या लैटिस एटम के साथ करते हैं तो ये उसकी रेजिस्टेंस कहलाती है। अब इसके यूनिट की डेफिनेशन देखें स्टूडेंट आ जाएगी, तो यूनिट जो है रेजिस्टेंस के वो ओहम है। ठीक है, ये उसके यूनिट आ गए, तो इसकी डेफिनेशन आ जाएगी नेक्स्ट। जिस तरह आप नोट्स बनाएंगे तो उसमें नेक्स्ट आप इसकी डेफिनेशन डाल दीजिएगा कि कंडक्टर रेजिस्टेंस की क्या है, 1 ओहम की क्या है डेफिनेशन। अ कंडक्टर हैज़ रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओहम if a current of 1 ampere flow through it when a potential difference of 1 volt is applied across its ends। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है, इसको अंडरलाइन कर लें। किसकी डेफिनेशन है, ये ओहम्स की 1 ओहम की डेफिनेशन है कि 1 ओहम कब होगी रेजिस्टेंस, कि अगर करंट जो है 1 एम्पियर करंट पास हो रही है कंडक्टर में से और 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस उसको दिया जा रहा है। ठीक है, तो कितनी रेजिस्टेंस हो गई, 1 ओहम उसकी रेजिस्टेंस हो गई। और ये जो है
सिम्बॉलिकली अगर आप देखें तो सिम्बॉलिकली इसकी अब हेडिंग क्या आ जाएगी, उसके सिंबल की हेडिंग आ जाएगी। देखें पहले उसकी हेडिंग आई उसकी रेजिस्टेंस की डेफिनेशन की, ठीक है, उसका फार्मूला आ गया, फिर उसके बाद उसकी जो है ओहम्स की डेफिनेशन आ गई, उसका सिंबल आ गया, उसका फार्मूला आ गया, ठीक है। तो इफ़ I is the measured in ampere, V in volt are measured in ohms। अगर हम V को वोल्ट में मेजर करते हैं, I को एम्पियर में मेजर करते हैं, तो ओहम्स किसके इक्वल आ जाएगी, 1 ओहम, दैट इज़ वोल्ट पर एम्पियर, दैट इज़ इक्वल्स टू 1 ओहम। और रेजिस्टेंस आर किसके इक्वल है, वी ओवर आई, क्योंकि आपको पता है आई जो है वो किसके, वी इज इक्वल्स टू आई आर है ना, ठीक है। तो आर किसके इक्वल होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आई जो है वो नीचे चले जाएगा, तो हमारे पास वी ओवर आई आ जाएगा, आर इज इक्वल्स टू वी ओवर आई। ये इसका फार्मूला आ गया स्टूडेंट रेजिस्टेंस का। और 1 ओहम की डेफिनेशन भी आ गई कि 1 ओहम किसके इक्वल होती है, इक्वल होता है, दैट इज़ इक्वल्स टू वोल्ट पर एम्पियर इक्वल टू 1 ओहम, ठीक है। तो ये आगे हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से कंडक्टर जो हैं वो ओबे करते हैं ओहम्स लॉ, और कौन से जो हैं वो ओहम्स लॉ ओबे नहीं करते।